देखिए NPTV। पहले दिन जब हमारी शादी हुई जिस दिन, उसी दिन उन्होंने एक बात कहा मुझसे कि मुझे शादी की ज़रूरत नहीं थी, मैं समाज के लिए और सिर्फ अपनी माँ के कहने के लिए मैं शादी किया हूँ। फिर भी मैं चुप रही, सोची कि मतलब आगे ऐसे ठीक हो जाएगा, अभी तो कह ही रहे हैं, बाद में मतलब सबका दिल जीत के मैं एक बहू का दर्जा पा सकूँगी। लेकिन ऐसे 4-5 महीने बीत गए, ठीक ही चल रहा था। फिर अचानक एक दिन कह रहे हैं कि मुझे एक कार की ज़रूरत है। तो कौन सी कार की ज़रूरत है? तो स्कॉर्पियो CRD E मॉडल, जो कि आपको अपने मम्मी पापा से मांगना है। तो हम बोले शादी के पहले ये तो बात हुई नहीं थी, मेरे पापा से ये सब कोई बात नहीं हुई थी, तो फिर इसीलिए अब क्यों ये डिमांड है? तो बोले नहीं, अब मुझे ये चाहिए। तो हम अपने मायके बात किए मम्मी पापा से, तो उन्होंने कहा देखिए क्योंकि ठीक नहीं समय था, क्योंकि पहले ही 5 महीने पहले हमारी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी मेरे शादी से पहले। तो पॉसिबल नहीं था फाइनेंशियली, क्योंकि जो ये शादी किए थे वो हाई क्लास शादी था, क्योंकि ये बोल रहे थे हम मंत्री हैं, हम MP है, तो हमारे क्लास के हिसाब से ही शादी होगा। तो इतना सब मतलब एक्सपेंस होने के बाद खर्च हो गए थे, तो उतना फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं था कि तुरंत वो स्कॉर्पियो CRD कार मतलब प्रोवाइड कर सके उनको। वो भी 13 लाख IC का है वो कार। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, हम बात करेंगे। तो हम वो पॉसिबल नहीं हुआ कि उनको कार मिला। तभी से ही वो शुरू हो गए मारपीट करना, मुझे मारने लग गए, पीटने लग गए। फिर कुछ ही दिनों बाद हम प्रेग्नेंट हुए, तो उनको बच्चे की भी ज़रूरत नहीं थी। वो बोले हमें बच्चे की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 2 बार हुआ, और 2 बार वो मेरा अनजाने में मिसकैरेज करा दिए, जो कि मुझे पता नहीं चला। फिर वो कुछ दिनों बाद हमको मायके भेज दिए, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे रखना ही नहीं चाहते थे। मायके भेज दिए 1 साल के लिए। 1 साल बाद हम खुद आए अपने मन से आए, तो फिर हम प्रेग्नेंट हुए। फिर उनको बच्चे की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी हम कैसे मतलब अपना खुद का केयर करके हम कैसे भी बच्चे को रखें। जब हम 3.5 महीने के प्रेग्नेंट में थे, तो हमें इतना मार रहे थे, खींच के ज़मीन पे खींच के मार रहे थे कि कैसे भी ये भी मिसकैरेज हो जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। और वो मांग रहे थे कि जितनी भी ज्वेलरी तुम रखी हो, वो सब मुझे दे दो। तो ज्वेलरी तो हम दे चुके थे। फिर बोल रहे थे, मारने के बाद कह रहे थे फिर स्कॉर्पियो कार फिर मांगो। हम बोले वो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे बीतते गए, बच्चा भी हो गया। फिर हमको 2-3 महीने बाद जब डिलीवरी हो गया, उसके बाद फिर मायके भेज दिए। फिर हम आए 1.5 साल बाद, अपने ही मन से आए, क्योंकि वो कभी बुलाते नहीं थे। फिर मतलब पापा लेके आए यहाँ पे, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। फिर भी हम पापा को कन्विंस किए कि हम रह जाएंगे, और पापा चले गए। फिर कुछ दिनों बाद बच्चा हमारा 2 साल का हो गया था। फिर एक दिन वो कमरे में सोया हुआ था, जबकि ऐसा कुछ ढके नहीं थे कि ब्लैंकेट डाले ही कुछ भी, ओपन ही ऐसे बेड पे सोया हुआ था। हम किचन में थे, हमारी सास आके इंसेक्टिसाइड जो खेत में स्प्रे किया जाता है, वो उस रूम में स्प्रे कर दी। तो हम आके बोल रहे हैं मम्मी ये क्या की हो? तो बोल रहे हैं बच्चा मर नहीं गया है, स्प्रे कर दिए तो क्या हो गया है। इसी तरह मतलब हमको उनका इंटेंशन समझ में नहीं आया, ना ही आज तक समझ में आया कि वो ऐसा क्यों की थी हमारे बच्चे के साथ। फिर वो कभी कुछ मांग लेता था, बच्चा है, दूध की ज़रूरत होती है, बिस्किट या कुछ भी, कोई भी खाने चीज़ की ज़रूरत होती है, तो छुपा देती थी, और जब मांगता था तो भगा देती थी। फिर ऐसे बीतते गया। फिर जब कभी बीमार होते थे हम या हमारा बच्चा, औषधि की ज़रूरत होती थी, वो भी पॉसिबल नहीं किया जाता था, कभी प्रोवाइड नहीं किया गया है जल्दी। 3-4 दिन हमको रो के मांगना पड़ता था तो मिलता था। ट्रीटमेंट में भी वो ऐसे ही करते थे, कोई भी चीज़ मतलब ऐसे मांगने से मिलता नहीं था। और देते भी थी तो मुंह पे फेंक के देती थी, चाहे बच्चे के मुंह पे फेंक के देती थी, चाहे हमारे मुंह पे फेंक के देती थी, कभी हाथ में नहीं दी हैं। उसके बाद ऐसे ही चलते रहा। फिर उन्होंने अपने जो सर्वेंट है उनके घर में, उनसे भी दुर्व्यवहार कराने लग गई। अब शब्द कहने रख गई। दुर्व्यवहार वो 18 अक्टूबर को ऐसा करवाई कि हम आपसे क्या बताएं। तो उस समय हम कहें कि हम
हाँ नेशनल वुमेन कमीशन में जाएंगे, आप ये दुर्व्यवहार करा रहे हैं अपने सर्वेंट से। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं, अब इलेक्शन का समय है, 19 नवंबर को इलेक्शन था। रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर जोड़े, तो वो वहाँ ही पे शांत कर दी, बोले आइंदा ऐसा नहीं होगा। नौकर को 1 महीने के लिए निकाल दिए, लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीत गए फिर वो सर्वेंट वापस आ गया है, ठीक है। और उसको हमेशा के लिए रखे भी हुए हैं अच्छे से। उसका नाम शीतल है, जो कि लड़का है सर्वेंट का नाम। और फिर भी हम सहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन अब कुछ ही महीनों पहले हमारे भाई की शादी थी, जो कि आए थे हमें लेने के लिए 4 महीने पहले। तो उन्होंने है ना अपने फूफा जी और उनके बेटे रजनीश, उनको बुलाया और एक गुंडे जैसे आदमी को बुलाया। और उसी दिन उनको, हमारे भाई को यहाँ तक पानी नहीं दिया गया, ना ही खाना, पूरा रात ऐसे भूखा रखा गया। दूसरे दिन थ्रेटन हमको कर रहे हैं, हमारे भाई को और हमको, कि अपनी सिस्टर से डिवोर्स पेपर पे साइन करवा दो, नहीं तो यहीं जिंदा गाड़ देंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ना ही मतलब तुम्हारी बहन, तुम्हारे भांजा यानी कि हमारा बेटा, सबको जिंदा गाड़ देंगे, पीछे कोई कुछ नहीं कर पाएगा और यहाँ किसी को कुछ खबर भी नहीं पता चलेगी, तो साइन करवा दीजिए। तो हम बोले, और हमारे भाई बोले कि साइन तो नहीं करेगी, ये डिवोर्स तो देगी नहीं। तो बोल रहे नहीं, डिवोर्स तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको, हमारे भाई को कह रहे हैं कि चोरी के इल्ज़ाम में या तो रेप के इल्ज़ाम में फंसा देंगे और कहीं के नहीं रह जाओगे। तो फिर हमारे भाई ने बोला कि ठीक है, हम इंडिया जाके बात करेंगे अपने चाचा से और 2-3 दिन में हम साइन करवा के भेज देंगे पेपर, डिवोर्स पेपर्स। ऐसे बोल के हम सोचे कैसे भी यहाँ से निकला जाए। फिर उन्होंने निकलते कहा डिवोर्स पेपर तो दे देना, सेकेंड थिंग नेपाल आने की कभी हिम्मत नहीं करना, ना ही आपकी बहन, ना ही बच्चा, ना ही आपके कोई फैमिली मेम्बर, नहीं तो यहीं गड़वा देंगे या जैसे नेपाल में हलोगे मर्डर करवा देंगे, किसी को कोई खबर नहीं चलेगा। फिर हमें ये एक्शन उठाना पड़ा। 18 दिन पहले हम नेशनल वुमेन कमीशन में आए हैं, वहाँ से हमें सहायता मिला है, वहाँ जितना भी उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, मदद कर रही है। हमारे सहयोग में वही हैं, अध्यक्ष जी हैं, हम और पूरी टीम है नेशनल वुमेन कमीशन की, कि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिजेश कुमार जो कि प्रेजेंट अभी MP हैं, सभासद। वैसे संगीता, आप कहाँ से? हम मुंबई से हैं। नहीं, अभी आपका? अभी हम होटल में रुके हुए हैं। नहीं, नेपाल में आपका कहाँ की तरफ? ससुराल बोल रहे हैं? कपिल वस्तु बरगदवा। मायका कहाँ आपका? मुंबई। शादी किसने कराया था? मीडिएटर कौन था? एक उनके ही रिलेशन वाले थे। जब हमारी सिस्टर की शादी जैसे बोले 5 महीने पहले हुई थी, तो वही शादी में वो भी आए थे, तो उन्होंने करा के दिया। वो भी हमारी तरफ से ना ही था। उन्होंने फोर्सफुली कहा कि हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, वो शहर की चाहिए, तो ये तो मुंबई की है और पढ़ी लिखी भी है। तो मतलब बहुत सोर्स लगाने पे ये शादी हुआ, जबकि हमारे साइड से ना ही था। लेकिन उन्होंने बहुत कन्विंस किया, पापा को कन्विंस कर लिए, फिर ये शादी हुआ। और ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था कि पहले उन्होंने कुछ डिमांड किया था। बोले थे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए और पढ़ी लिखी चाहिए, इसीलिए ये शादी हुआ। दहेज में शुरू में कितना दहेज दिया था? जैसे कुछ दहेज का डिमांड ही नहीं था, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ ज्वेलरी में हुआ था और कुछ कैश, जो कि शगुन की तौर होता है, वो हुआ था। और जो भी मतलब होता है कि गृहस्थी का सामान, जो भी इस एयर कंडीशन, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो कुछ होता है पूरा फर्निश्ड दिए हैं। ऐसे दरिंदे के साथ आप क्यों रह रही थी? आप क्यों डिवोर्स नहीं ले रही? ऐसा आदमी को कभी सुधरेगा नहीं? क्या सोचती है आप? हाँ, वो तो सुधरने वाले नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि बच्चा यहाँ हुआ है, यहाँ ही का संस्कार सीखे। हम चाहते हैं कि वो नेपाल में ही पढ़े लिखे, मुंबई नहीं जाए। तो अभी क्या चाहता है उसका साथ? हम यही चाहते हैं कि मतलब डिवोर्स चाहता है, नहीं चाहता है? हम तो डिवोर्स नहीं चाहते, वो चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे। तो इसके साथ कैसे रह सकता है? क्यों अभी ये तो आपको हर बार तड़प देता है? परेशान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सब ठीक है, लेकिन सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए, जो कि हमको रहने के लिए घर मिल जाए और हमें जीने खाने के लिए कुछ एलिमनी मिल जाए। तो आपके डिवोर्स तो देना ही नहीं है। आपके संरक्षण के लिए अभी कौन है आपके साथ? अभी हमारे साथ हमारे भाई हैं और बस। आपको इंडियन एम्बेसी पर भी एक निवेदन आप दीजिए। हाँ, दिए हुए हैं, इंडियन एम्बेसी है, आप लोग कई साथ ठीक से लड़िए और संविधान सभा में कम से कम एक दिन जाकर रहना बैठिए आप। उहाँ चाहिँ उहाँको घरायसी जुन अलिकति
दरार रहेछ श्रीमानसँग आएर आयोगमा निवेदन दिनुभयो। आयोगमा आएदेखिबाट उहाँको नियमित ड्युटी नै भइरहेको छ। आयोगमा 10 बजे आउनुहुन्छ, रुनुहुन्छ, म कहाँ जाने के खाने भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले ब्रिजेश कुमार गुप्ताजीलाई बोलायौँ, उहाँ आउनु भएन र अझै पनि आस्था आउनुहुन्छ भन्ने हामीले, किनभने नियम कानुन त माथिल्लो निकायले नै हो बनाउने। अब माथिल्लो निकायले नियम कानुन बनाएपछि त आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यदि त्यो ठाउँमा अरू भएको भए पुलिसले पक्रेर ल्याइसक्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ एउटा राज्यको उच्च ओहदा भएर होला सायद अब पुलिसले पनि ल्याएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अन्याय घरेलु हिंसा जो छ उहाँमा साह्रै नै अब न उहाँको यहाँ नातेदार छ न को छ। होटेलमा बस्नुहुन्छ, आयोगमा आएर रुनुहुन्छ। आयोगमा बोलाएर कम्तीमा पनि जो हाम्रो ब्रिजेश कुमार गुप्ताजी हुनुहुन्छ उहाँ आएर यतिखेर नमिले नि पछि मिल्छ यस्तो छ भनिदिएको भए हुन्थ्यो, त्यो पनि आइदिनु भएन। र समस्या पर्यो बच्चाको आउँदाखेरि अलि राम्रो हेल्दी थियो, अहिले त बच्चा पनि दिन प्रतिदिन सुकेर गइरहेको छ। त्यो हामी सहनै सकिएन, अब के गर्ने। त तपाईँ जेसुकै म प्रेस मिट गर्छु भन्नु हुन्छ, त्यो तपाईँको स्वतन्त्रताको कुरा हो भने अनि आयोग पनि गएर बोलिदिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, तपाईँले बोलाउनुहुन्छ भने हामी गएर बोलिदिन्छ भनेर यस्तो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा जुन नेपालमा घरेलु हिंसा छ महिलाको लागि यो अति नै चाहिँ त्यो सहनै नसक्ने भयो। अलि उच्च ओहदाको यहाँहरूलाई अब मैले अहिले नाम लिनु नपर्ला, अलि उच्च ओहदाकोहरूले चाहिँ यो घरेलु हिंसामा अति नै गरेको। अस्ति भर्खरै पेपरबाजी भयो, छोरा स्वीकारिएन होइन, त्यो मैले बताइरहनु पर्दैन।